सोचिए, एक ऐसी कहानी जो महज कुछ 100 या 1000 साल नहीं, बल्कि लाखों साल पुरानी है। ये प्राचीन भारत का एक विशाल, बहुत ही विशाल महाकाव्य है। अब सवाल यह है कि लाखों सालों के इतिहास को सिर्फ 5 मिनट में समेटना, ये कैसे मुमकिन है? सुनने में ही नामुमकिन सा लगता है ना। आज हम इसी बड़े पैमाने पर बात करने वाले हैं। देखिए, इसका एक ही तरीका है। हम पूरी कहानी को उसके 4 सबसे बड़े, सबसे अहम मोड़ पर देखेंगे। वो 4 क्रांतिकारी बदलाव जिन्होंने इस उपमहाद्वीप की शक्ल ही हमेशा के लिए बदल दी। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले और शायद सबसे बड़े बदलाव से, जब इंसान ने पत्थर और शिकार की दुनिया को छोड़कर बस्तियों में रहना सीखा। यहीं से असल में इंसानियत के सफर की नींव रखी गई। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। लाखों साल, मतलब इंसान के ज्यादातर इतिहास में जिंदगी का मकसद सिर्फ एक था, किसी तरह जिंदा रहना। रोज का शिकार, रोज खाने की तलाश, बस यही दुनिया थी। अब ये सिर्फ रहने सहने के तरीके का बदलाव नहीं था, ये इंसान की सोच में आई पहली जबरदस्त क्रांति थी। सोचिए, कल तक जो खाने का पीछा कर रहे थे, आज वो खाना उगाने लगे थे। ये एक बहुत ही बड़ी मानसिक और सामाजिक छलांग थी। और इसे ही हम कहते हैं नवपाषाण क्रांति। मतलब ये सिर्फ खेती-बाड़ी नहीं थी, ये वो नींव थी जिस पर आगे सब कुछ टिकने वाला था। इसी ने कबीलों को जन्म दिया, संस्कृति को जन्म दिया और आखिर में शहरों को। और इसी नींव पर खड़ा हुआ उपमहाद्वीप का पहला महान शहरी तजुर्बा, पहले शहर। हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, एक ऐसी दुनिया जो आज से 4000 साल पहले थी, लेकिन इंजीनियरिंग में इतनी आगे कि आज भी हैरान कर देती है। और इसके साथ जुड़े हैं कई अनसुलझे रहस्य। जरा सोचिए, ये लोग कितने ज्यादा एडवांस्ड थे। शहर एकदम ग्रिड पैटर्न पर बने हुए, पानी के मैनेजमेंट का ऐसा सिस्टम जो आज भी मिसाल है। ये सिर्फ गांव या बस्तियां नहीं थी, ये प्रॉपर सोचे समझे प्लान किए हुए महानगर थे। लेकिन फिर वो गए कहां? इतनी बड़ी, इतनी तरक्की की हुई सभ्यता अचानक गायब कैसे हो गई? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी इतिहासकारों को परेशान करता है। कुछ कहते हैं मौसम बदल गया, कुछ कहते हैं नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया, पर सच क्या है, ये आज भी एक पहेली है। खैर, सिंधु घाटी के शहरों के खत्म होने के बाद गंगा के मैदानों में बदलाव की एक नई जबरदस्त लहर आई। इतिहासकार इसे कहते हैं दूसरा शहरीकरण। इस दौर में सामने आए महाजनपद, यानी बड़े राज्य। 16 बड़े बड़े राज्य जो आपस में लड़ भी रहे थे और बढ़ भी रहे थे। और इसी टक्कर और उथल-पुथल के बीच से विचारों का एक तूफान उठा। इसी दौर में बौद्ध और जैन धर्म जैसे नए फलसफे सामने आए। और फिर आया मौर्य साम्राज्य। जरा इस नंबर को देखिए, 5 करोड़। ये उस वक्त मौर्य साम्राज्य की आबादी का अंदाजा है। ये वो पहली ताकत थी जिसने इस पूरे बिखरे हुए उपमहाद्वीप को एक झंडे के नीचे ला खड़ा किया था। और इस साम्राज्य के सबसे महान राजा अशोक ने एक बिल्कुल नई सोच पेश की। उन्होंने लड़ाई और जीत की जगह धम्म, यानी नैतिक शासन को अपनाया। उनका कहना था कि सभी लोग मेरे बच्चे हैं। मौर्यों के बाद भारत एक ऐसे दौर में दाखिल हुआ जिसे अक्सर इसका सुनहरा दौर या क्लासिकल एज कहा जाता है। ये था गुप्तों का समय। तो गुप्त साम्राज्य की कामयाबी का राज क्या था? कह सकते हैं कि उनके पास एक जबरदस्त रेसिपी थी। पहला, शादी ब्याह के जरिए ताकतवर गठबंधन बनाओ। दूसरा, जहां जरूरत हो वहां फौज का इस्तेमाल करो, जैसा समुद्रगुप्त ने किया। और तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, अपनी कला, साइंस और साहित्य को इतना बढ़ावा दो कि बाकी दुनिया आपकी तरफ खींची चली आए। इसी दौर में एक और बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला, धार्मिक स्तर पर। वो परंपराएं, वो ग्रंथ, वो पूजा पाठ के तरीके जो आज हम हिंदू धर्म का आधार मानते हैं, उन्होंने इसी दौर में अपनी जड़ें मजबूत की। तो इन सारे बड़े बड़े बदलावों को देखने के बाद सवाल ये उठता है कि हम इनसे क्या सीखते हैं, इनकी विरासत आज भी कितनी जिंदा है। ये टाइमलाइन पूरी कहानी को एक नज़र में दिखाती है। छोटे छोटे शिकारी झुंडों से शुरू होकर किसान कबीलों तक, फिर सिंधु घाटी के शहरों तक, फिर महाजनपदों के राज्यों और आखिर में मौर्य और गुप्त जैसे विशाल साम्राज्यों तक। हर नया कदम पिछले कदम पर ही टिका था। तो आखिर में यह सवाल बचता है, प्राचीन भारत की इन हजारों साल पुरानी आवाज़ों में से कौन सी आवाज़
आज हमारे कानों में सबसे साफ, सबसे तेज गूंजती है। ये सोचने वाली बात है।